Welcome back to Amjad Academy, and in connection with kinetic theory of gases, I am here to discuss the new point, that is specific heat capacity of solids and liquids और gases की हम separately discuss करते हैं। अभी फिलहाल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सॉलिड्स और लिक्विड की कंसीडर करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बहुत आसान तरीके से हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर में मैंने सेम मतलब सारे डायमेंशनली ये कंटेनर सेम है। एक में मैंने पानी रखा है, पानी है, और एक में पैराफिन। दोनों का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मैंने सेम रखा है। मान लीजिए 1 kg यहां पर है और इसमें भी 1 kg पैराफिन। ये वाटर है यहां पर और यहां पर पैराफिन, और मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं। आई एम सप्लाइंग हीट टू बोथ ऑफ देम विद द सेम टाइप ऑफ बर्नर्स। दोनों के बर्नर सेम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मैं हीट दे रहा हूं, और मैं टेम्परेचर गिनता हूं, वाटर का टेम्परेचर और पैराफिन का टेम्परेचर। मान लीजिए कि दोनों का टेम्परेचर मैं 1 मिनट के बाद गिनता हूं, पानी का टेम्परेचर और पैराफिन का टेम्परेचर। तो आपको रिजल्ट में क्या दिखेगा? क्या दोनों में टेम्परेचर राइज सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? ऑफ कोर्स आपका आंसर रहेगा कि दोनों केसेस में राइज इन टेम्परेचर अलग रहेगा। पानी का टेम्परेचर और पैराफिन का टेम्परेचर अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों भी सेम टेम्परेचर्स नहीं रहेंगे। तो किस वजह से ये दोनों सेम नहीं है? तो उसका कारण है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इन दोनों लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को इन जनरल हम डिफाइन करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। मैंने यहां पर एब्जॉर्ब करवाया था पानी को और पैराफिन को, हम उसका अपोजिट केस भी ले सकते हैं, रिलीज। द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और released to increase or decrease the temperature of unit mass of a substance through 1 degree Celsius or 1 Kelvin is called as specific heat capacity, is called as specific heat capacity, specific heat capacity, specific heat capacity। अब मैंने यहां पर खाली जगह छोड़ा है। यह खाली जगह छोड़ने का मकसद यह है, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहां पर मैंने यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस लिया है, यानी कि मैंने 1 kg ऑफ मास लिया है, 1 kg ऑफ मास, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस। तो अगर वो यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है तो ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसके आगे हम वर्ड लगा देते हैं, यहां पर हम वर्ड लगा देते हैं प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि यूनिट मास अगर हमने लिया तो प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगा। नाउ दिस डेफिनेशन is working for solids and liquids. Now if suppose I have got m mass of a substance, m is the mass, and increase in temperature or decrease in temperature, I have taken both, increase or decrease in temperature through 1 degree Celsius or 1 Kelvin. So
in general, now I am taking that dt is the increase in temperature. Then the specific heat capacity, principal specific heat capacity S is equal to the heat I have supplied. For example, I have supplied dq heat. dq हीट सप्लाई किया मैंने m मास ऑफ सब्सटेंस को, जिससे कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है dt से। तो तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन मैंने यहां dt से टेम्परेचर इंक्रीज किया, इसलिए dt डिवाइडेड डिवीजन में आ जाएगा। और मैंने हीट सप्लाई किया, तो यहां पर हीट सप्लाई मैंने किया dq, और यूनिट मास के लिए अगर चाहिए तो m को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा dq से, और राइज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर वो मुझे 1 चाहिए, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय dt ले लिया। तो S इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड dq अपॉन मास m ऑफ द सब्सटेंस, dt इज द राइज इन टेम्परेचर। ऑफ कोर्स this S will be equal to dq if this m is equal to 1 kg and dt is equal to 1 degree Celsius or 1 Kelvin. In that case, S will be dq, and dq is equal to S means it is nothing but the specific heat capacity. So you have to remember this formula. S is equal to dq upon m into dt. So this is for solids. I can now decide the unit of this specific heat capacity, principal specific heat capacity, based on the formula. I can have the unit of specific heat capacity as dq. I'll be measuring it in joule, upon m will be in kg and dt will be in degree Celsius or in Kelvin. So I can say joule per kg degree Kelvin, or I may say joule per kg Kelvin also. So this becomes the unit of specific heat capacity. And another CGS unit I can write, this is SI unit. तो CGS unit क्या हो जाएगा? जूल के बजाय ले लेंगे अर्ग, किलोग्राम के बजाय ले लेंगे ग्राम, और डिग्री सेल्सियस सिमिलरली वहां पर डिग्री सेल्सियस के जगह पर केल्विन भी लिया जा सकता है। तो ये इसका यूनिट्स हो गए, दोनों भी यूनिट्स हो गए। अगर मैंने यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस नहीं लेते हुए, अगर मैंने 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लिया है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, आप वो पिछले डेफिनेशन को देख लीजिए। पिछला जो डेफिनेशन मैंने लिखाया था, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस or 1 degree Kelvin. That I called it as the principal specific heat. Now instead of taking unit mass of that substance, if I take unit mole of that substance, 1 mole of that substance, 1 kg लेने के बजाय अगर आपने उस substance का 1 mole ले लिया, तो then it becomes molar specific heat capacity. Molar specific heat कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जनरली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे C से। तो वहां पर मैंने S लेटर लिया था, S का मैंने फॉर्मूला आपको निकाल के बताया था, S इज इक्वल टू dq अपॉन m dt, ये फॉर्मूला लाए थे। अब मोलार स्पेसिफिक हीट में हमने ये मास जो है m मास हटा के हमने मोल ले लेना है। तो देन आई विल गेट द फॉर्मूला फॉर मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C as equal to heat supplied, that is dq upon mole, here it will be mole, and into rise in temperature, here I can say number of mole.
So this is the formula for molar specific heat capacity. That means we have got principal specific heat capacity जहां पर आपको यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस लेना है, और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जहां पर आपको 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेना है। तो अब इसका यूनिट हमने अभी इसके पहले देखा एस का, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। अब उसी तरह से मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फिर यूनिट, ऐसा यूनिट हम बना सकते हैं, dq विल अगेन बी इन जूल पर मोल, यूनिट ही इसका मोल है, और राइज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या फिर डिग्री केल्विन भी चलेगा। उसी तरीके से इसका सीजीएस यूनिट भी हम बना सकते हैं, अर्थ पर मोल डिग्री सेल्सियस। ये हो गया मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहे वो प्रिंसिपल हो या मोलार हो, ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सेम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम गैसेस की जब बात करते हैं और गैसेस की स्पेसिफिक हीट को देखते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि उनको हीट देने से, गैसेस को हीट देने से उनके प्रेशर और वॉल्यूम में ज्यादा चेंजेस पैदा होते हैं। इस वजह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गैसेस के लिए थोड़ी अलग रहेगी। वो अंडर हमको दो कंडीशन रखना पड़ेगा, एक बार हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर पर क्या असर पड़ता है वो देखेंगे, सेकेंड टाइम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, वॉल्यूम पर क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे। इस वजह से स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस में हमारे पास दो किस्म के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेंगे, एक रहेगा एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरा रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस, तो यहां पर गैसेस के लिए हमको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दो तरह की डिफाइन करना पड़ेगा। एक रहेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम पर असर क्या होता है वो स्टडी करने के लिए, और दूसरा रहेगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जहां पर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर के अंदर क्या चेंज होता है वो स्टडी करेंगे। इसलिए गैसेस के लिए प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दो रहेंगे, प्रिंसिपल हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि SP और SV। अब ये हम SP को क्या डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन ऑफ SP स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको क्या डिफाइन करेंगे, P से प्रेशर के लिए, S प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट के लिए। So it is the amount of heat absorbed or released to increase or decrease the temperature of unit mass of gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin, keeping pressure constant, This is called as principal specific heat capacity at constant pressure of the gas. Principal specific heat capacity at constant pressure. Similarly, I can also define what is SV. SV, it will be the amount of heat absorbed or released to increase or decrease the temperature of unit mass of substance of a gas through 1 degree Celsius or 1 Kelvin, keeping, यहां पर प्रेशर के बजाय आ जाएगा वॉल्यूम, keeping volume constant, that will be called as principal specific heat capacity of gas at constant volume. So for gases we have two specific heats, specific heat capacity at constant pressure and specific heat capacity at constant volume. अब एक बात और अच्छी तरह से ध्यान में रख लीजिए, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है
तो उस वक्त हीट जो सप्लाई की जाती है गैस को, तो वहां पर वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी होता है, गैस एक्सपैंड होता है। इस वजह से Sp की वैल्यू बड़ी रहेगी और Sv की वैल्यू छोटी रहेगी। तो Sp will always be greater than Sv. Now, by what amount is Sp greater than Sv is given by the Mayer's relation, which we will derive later on in this lecture. So now we will go to the molar specific heat capacities of gases. Just now I have told you, when we say principal, this is principal specific heat capacity. Principal specific heat capacity, we take unit mass of the substance, 1 kg of the substance, 1 kg of the gas, in this case 1 kg of the gas, then it will be called as principal specific heat capacity. Of course, it can be at constant pressure or at constant volume. So we have got Sp and Sv. In the same way, we have got molar specific heat capacity at constant pressure and at constant volume. Molar specific heat capacity. Molar specific heat capacity. Molar specific heat capacity. So in this case also we will have two conditions at constant pressure, and second condition will be at constant volume, अब इसमें डिफरेंस क्या आएगा? जब आप मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे तो आप बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू एब्सॉर्ब और रिलीज, amount of heat required to absorb or release to increase the temperature, to increase or decrease the temperature of 1 mole of gas, 1 mole of gas through 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin at constant pressure is called as molar specific heat capacity at constant pressure, which I will be representing it by Cp. Similarly, molar specific heat capacity at constant volume will be defined as the amount of heat absorbed or released to increase or decrease the temperature of 1 mole of substance, 1 mole of gas through 1 degree Celsius or 1 degree Kelvin at constant volume is called as molar specific heat capacity at constant volume. So it will be Cv. So here also we can have units for principal specific heat at constant pressure, principal specific heat at constant volume, similarly molar specific heat capacity at constant pressure, molar specific heat at constant volume. Now I would like to summarize what we did today. We discussed the specific heat capacity of solids, liquids and gases. What we came to know that the specific heat capacities, right? It can be either a principal specific heat, or it can be molar specific heat. If it is principal, it will be represented by the letter S. If it is molar, it is represented by the letter C. I can have the formula for S. S is equal to dq upon m into dt. M will be here mass in kg, and for molar it will be C equals to dq upon number of moles into dt, rise or fall in temperature. I can have the units, different units. So here the unit will be joule per kg degree Celsius, and here I will have
जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस। ये देखिए फर्क समझ लीजिए आप इसमें। तो हियर यू हैव प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हियर यू हैव मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये इसके यूनिट्स। अब देखिए ये तो जनरल हो गए सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, लेकिन अगर आप खास तौर पे अगर आप गैसेस की बात करें, ये जनरल है, सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस सबके लिए। अब ये जो टेबल है इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर मैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस बोलूं, तो यहां पर भी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रहेगी, उनके यूनिट्स भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन गैसेस में अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टडी करना है तो हीट के वजह से वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में चेंज आता है, तो दोनों भी एट अ टाइम अगर चेंज होंगे तो आप उसकी प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको ये दो क्वांटिटीज में से एक को कांस्टेंट रखना पड़ेगा और दूसरे की स्टडी करना पड़ेगा, और दूसरे की स्टडी करते वक्त एक को कांस्टेंट रख रहे हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट और मोलार स्पेसिफिक हीट गैसेस के लिए अब ये दो तरह की रहेगी। प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये रहेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। So here I will represent this by SP and this by SV. Similarly, molar heat capacity will also be at constant pressure at P is equal to constant, and here it will be at V is equal to constant. ये constant, this is constant, not visible I think so, at V is equal to constant. So here this I will be representing by Cp and this as Cv. Cp. But in both the cases, here Sp will be greater than Sv. Here also Cp will be greater than Cv. By what amount will they differ? How much amount is the more in Sp? That we will come to know by using the Mayer's relation when we derive the Mayer's relation. So the point here I wanted to tell you was to make you aware of the fact that we have specific heat capacity, which can be basically of two type, principal and molar. In principal we take per unit mass and in molar we take per unit mole. Then for solids this much was sufficient. We have S and C and we have got the formula for S and C for solids and liquids. But for gases we came to know that though we will have principal specific heat, we will have molar specific heat, but the condition should be very clear. There should be two cases, at constant pressure and at constant volume. Same is the case in molar, at constant pressure, at constant volume. And this is how we can understand the molar heat capacities. And lastly I would like to give you the relation between this principal and molar heat capacity. तो आप उसको जनरल समझ लीजिए, मैं जनरल फॉर्मूला दे देता हूं, आप उसके नाम में आपको जो चाहिए, प्रिंसिपल एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए, प्रिंसिपल एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए, अकॉर्डिंग टू दैट आप उसको फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला ये है, मोलार इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, मोलार मास भी बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर वेट को, मॉलिक्यूलर वेट multiplied by principal, यानी कोई भी स्पेसिफिक हीट मोलार वाली इक्वल टू रहेगी मॉलिक्यूलर वेट इनटू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट जो आप यहां पर ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो अब हमने इसका सिंबल लिए थे Cp, तो Cp इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट, समझो हमने ले लिए m0 मॉलिक्यूलर वेट उस गैस का, मल्टीप्लाइड बाय
प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो हमने लिया है SP। सिमिलरली फॉर CV it will be equal to m0 multiplied by SV. So this concludes the point which I wanted to discuss. In the next lecture we are going to derive the Mayer's relation.